विथ प्रोबेबिलिटी। थोड़ी सी हल्की सी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की देंगे और फिर हम एक दो तीन डेफिनेशंस लेंगे, फिर से रिकवर करेंगे इस प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन को। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है वो है एक मैथमेटिकल टूल जिससे हम स्टडी कर पाएंगे रैंडमनेस को। ये जो रैंडमनेस है इसको अच्छे से पकड़ना है। रैंडमनेस क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, अब रैंडमली वहाँ पे कुछ भी होने वाला है आगे जाके, तो उसी को जो जो भी आने वाले हैं काम, यानी कि जो भी होने वाला है उसी को हम कहते हैं कि रैंडमनेस। सपोज एक गाड़ी चल रही है, सो क्या क्या होने वाला है गाड़ी के साथ? एक तो वो तेल उसमें डालना है, वो भी यूटिलाइज होगा। उसके साथ किस स्पीड से जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल स्पीड हम इंक्रीज़ कर लेंगे तो हम देखते हैं कि उसके टायर पे क्या असर होगा, लोड पे कितना होना चाहिए। यानी कि वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं पहले से ही, या खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी मत होगा, उसी चीज़ को हम रैंडमली, मतलब क्या है कि आगे जाके रैंडमली कोई भी काम होने वाला क्या है उसी को हम स्टडी करते हैं। तो मैं अगर कहूँगा इट डील्स विथ द चांस, विद द चांस यानी कि लाइकहुड, यानी कि लाइकली जो चांस आने वाला है, यानी कि क्या होने वाला है, ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग, यानी कि डील्स विद द चांस ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग, जो इवेंट होने वाला है उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो अगर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी को, तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का ये साइंस है, क्योंकि हम ये तो ठीक से नहीं कह पाएंगे कि यही होगा। हम फैक्ट्स डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं पहले ही, हम एक्सपेरिमेंट्स के बिना पे कहते हैं। सो एक्चुअली इस सारे की डेफिनेशन इस तरह होगी। अब जो भी प्रिडिक्शंस होती है वो शक्ल देती है प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रिडिक्शंस टेक फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने दी थी प्रोबेबिलिटी की, बस इस पर ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद समझ आ जाएगा, जब हम आगे जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा है कि ये प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैं समझूंगा ये काफ़ी है। अब मैं नई डेफिनेशन करता हूँ, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज कर लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आगे जाके हमें ये पता, हमें पॉसिबली एक से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए उसमें। यानी कि अगर एक ही काम हो रहा है तब हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, यानी कि वहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले होंगे। तो मैं लिखूँगा, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट ही होगी। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ, इसके पास दो कंडीशंस होती है। सबसे पहले इसके जितने भी आउटकम्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। इट हैज़ मोर देन वन आउटकम। वन आउटकम यानी कि सपोज कर लो हम एक
क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो इसके पास दो आउटकम है, या तो एक टीम जीत सकती है या हार सकती है, उसको हम कहेंगे उस टाइम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर दो टीम नहीं खेलेंगी, एक ही टीम होती, और वो आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसके पास अपोजिशन टीम थी ही नहीं, तो वो नेचुरली हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहेंगे कि उसे जीतना ही था, आउटकम एक ही था। या सपोज इसी तरह हम कहेंगे, हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें भी दो आउटकम्स आ रहे हैं। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। ये ना, ये डेफिनेशन अच्छे इस तरीके से समझो। पहली बात हम कह रहे हैं कि इट हैज़ मोर देन वन आउटकम। सपोज हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन में आउटकम क्या है, या तो हेड आ सकता है या टेल। सो ये हो गए आउटकम्स, या तो हेड आ सकता है टेल। सो एक से ज़्यादा है आउटकम। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, यानी कि हम पहले ये तो नहीं कहेंगे ना कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, इन दो में से एक ही आ सकता है, ओनली वन आउटकम। इसके पास कितने हैं, एक से ज़्यादा आउटकम, लेकिन आएगा कितना, आएगा एक, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे उस टाइम पे। लेकिन वो कौन आएगा ये पता नहीं होगा पहले, इसीलिए एडवांस में हमें नहीं पता होगा कि क्या आ जाएगा। उसी को हम कहते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसको और बताता चलूँ तो इस तरह कह सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसमें, यानी कि इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, in any random experiment there is always uncertainty, there is always uncertainty as to whether a particular event will occur or not। यानी कि मैंने जो मैं अभी तक कह रहा था वही मैंने अब वर्ड्स में लिखा है। यानी कि जो मैं कह रहा था कि आपके पास हेड या टेल है एक कॉइन में, तो आपको पता नहीं है ना कि इन दोनों में से पर्टिकुलर आ जाएगा भी आपको या नहीं आ जाएगा, यानी कि हम सर्टन नहीं होते हैं, हमारे पास अनसर्टनटी होती है, क्या हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। उसी को हम कहेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टनटी। जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलरली इवेंट, यानी कि इवेंट क्या है यहाँ पे, इवेंट है यहाँ पे हेड और टेल, ये दो इवेंट्स है यहाँ पे। इसको भी हम अभी नेक्स्ट डेफिनेशन में डिफाइन कर लेंगे इवेंट क्या होता है। तो फिलहाल आप समझने के लिए ये याद रखिए, यहाँ पे दो इवेंट्स है, हेड और टेल। हम किसी एक को के बारे में श्योर नहीं है अभी कि क्या आ जाएगा, यानी कि इन रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें पता नहीं होता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको एक से ज़्यादा आउटकम होना चाहिए, एक होगा, खाली एक आउटकम होगा तब वो रैंडम नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं एडवांस में कि आउटकम क्या है। सो हियर वी शुड बी वेरी कॉशियस। नाउ हम थोड़ी सी अभी तक जो मैं कह रहा था, सपोज वी टॉस ए कॉइन, इन टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है इस एक्सपेरिमेंट में, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल।
जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ मेरा मतलब है ये अपवर्ड्स है, या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल। सो इस सूरत में मैं कहूँगा मेरे पास सेट है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हेड और टेल। ठीक है, ये हो गई एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल अगर मैं कहूँगा तो सपोज़ हमारे पास एक डाई है जिसको हम डाइस कहते हैं। उसके कितने हैं? 6 साइडेड, 6 फेसेस होते हैं। सपोज एवरी फेस इज नंबर्ड विथ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस पे एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ इस डाई पे, ये ना इस तरह होती है ये डाई, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं बात करूँगा, मैं वो साइड कह रहा हूँ जो अपवर्ड्स आ जाएगा। ये 6 साइडेड फिगर है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट इट विल कम अप विथ वन ऑफ द नंबर्स इन, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 6 नंबर्स आपको एक ही नंबर ऊपर आ जाएगा। सो आपको इस टाइम क्या है सेट, सेट में है 1 2 3 4 5 6। ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगी, यानी कि आपको इसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6, ठीक है। नंबर सेकंड यानी कि एक से ज़्यादा आउटकम हो गया। नंबर सेकंड वी आर अनसर्टन, हमें पता नहीं है कि कौन आने वाला है, ठीक है। ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आ जाएगा। सो आउट ऑफ 6 1 विल बी अपवर्ड। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज मैं थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ हट के। सपोज कर लो एक मशीन कोई प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स क्या कैसे बनाएगी? यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट था उसका कोई भी प्रोडक्ट ले लो। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना रही है मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पे आउटकम मैं कहूँगा यहाँ पे ये डिफेक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव भी होगा, नॉन डिफेक्टिव भी होगा। सो यहाँ पे जो सेट है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। आई होप कि ये ज़्यादा आपको बॉदर नहीं कर रहा होगा। फिलहाल हमें यहाँ तक समझ आ गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होती क्या है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं तो उसको वहाँ पे एक से ज़्यादा आउटकम होना चाहिए। नंबर सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये समझ में नहीं होता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आउटकम एडवांस में क्या होता है। अच्छा, ये जो आउटकम होता है बार बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको भी बोलूँगा। आउटकम, आउटकम इज ए पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। बस इतना ही है आउटकम। हालांकि आप समझ चुके होंगे तो मैंने सोचा इसको भी लिख लेते हैं। वही कॉइन वाली बात करेंगे, टॉस करते हैं, हेड है इसमें या टेल आ सकता है। सो पॉसिबल रिजल्ट जो आएंगे यानी कि या तो हेड आ सकता है या टेल, उसी को हम आउटकम कहेंगे। कॉइन में टॉस करेंगे, उसमें आउटकम क्या है? हेड और टेल। अच्छा, उसके बाद और एक डेफिनेशन है जिसको यहाँ पे बताना है, वो है सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस को असल में हमने डिस्कस किया है, लेकिन शायद हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है, इसको डिफ़ाइन कर पाएंगे। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस अब वो होता है जो सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, यानी कि ये सारे आउटकम्स का सेट बनाएंगे, उसी को हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। जो ना अभी हम बात कर रहे थे आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हमने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम कहते हैं आउटकम। अच्छा, उस सैम्पल स्पेस,
अब हम उन सभी रिजल्ट्स या आउटकम्स का एक सेट बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, यानी कि ए सेट एस, यानी कि डिनोट करते हैं एस से, डेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल possible outcomes of a random experiment is called a sample space. Is called a sample space. यानी कि जब हमने कहा था टॉस कर रहे हैं डाई को या टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो इन केस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन सैम्पल स्पेस इज आवर हेड एंड टेल, यानी कि ये होगा सैम्पल स्पेस। अगर मैं कहूँगा इन टॉसिंग ए डाई, इन डेट के सैम्पल स्पेस होगा वो सारे आउटकम्स जो होंगे 1 2 3 4 5 6, ये होगा आउटकम इसमें। तो इससे ये जो अब आउटकम्स है इनको हम कहेंगे इन सैम्पल स्पेस में, यानी कि ईच आउटकम हर कोई आउटकम जो है इसमें, ईच आउटकम इज कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट। कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। स्पेस के बाद हम बात करेंगे नई डेफिनेशन की, वो है इवेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस में जो हमें आ जाएगा किसी जो रिज़ल्ट हमें मिलेंगे, यानी कि जो अब आ जाएगा, हमने अभी कहा सैम्पल स्पेस सारा था, यानी कि जो हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ भी सकता था और नहीं भी आया, यानी कि बोथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने कहा इन टॉसिंग ए डाई, तो टॉसिंग ऑफ डाई मुझे आउट ऑफ 6 एक ही मिल रहा था, लेकिन मैंने सैम्पल स्पेस में सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी, जो आ भी सकता था और जो आए भी नहीं। ठीक है, वो हो गया मेरा सैम्पल स्पेस। लेकिन इवेंट में क्या है कि जो मुझे अब मिला, सो मैं कहूँगा एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये होता है सबसेट किसका? सैम्पल स्पेस का। दैट इज इट इज सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स यानी कि वो आउटकम जो आ गए हैं, अब जो पॉसिबली मुझे मिले हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यानी कि जो पॉसिबली मुझे मिल सकते हैं। अब सारा यहाँ पे नहीं है तो इसको इस तरह समझ पाएंगे। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस। इसको मैं इस तरह समझाऊंगा आपको, शायद इस तरह से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज कर लो टू काइन्स, यानी कि हम तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कह रहा हूँ 1 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है।
1 रुपये कॉइन है एक, और दूसरी 2 रुपये की है, 2 रुपये कॉइन, ताकि हमें समझ आ जाए अलग अलग कॉइन्स है। ये एक ही दफ़ा टॉस की जाती है, ठीक। तो ये जो दो कॉइन्स है ये डिस्टिंग्विशबल है, क्योंकि एक तो 1 रुपये है, दूसरी 2 रुपये है, ताकि मुझे पता चले इसका हेड और इसका हेड अलग है, और इसका टेल और इसका टेल अलग है। सो वी कैन स्पीक इन द सेंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन। तो इसमें पॉसिबल आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम जो है वो है हेड हेड, यानी कि दोनों में हेड आ सकता था, तो इसको मैं लिखूंगा एच एच। या तो पॉसिबली आपको आ सकता है हेड टेल, तो इसको मैं कहूँगा हेड टेल, यानी कि फर्स्ट कॉइन में आपको आता है हेड, दूसरे में भी आ सकता है हेड जब आप इनको करोगे टॉस। या तो आपको आ सकता है हेड और टेल, या तो आपको आ सकता था हेड या टेल, फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल। या तो आपको आ सकता था फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, जिसको हम कहेंगे टेल हेड। या तो आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी टेल टेल, जिसको मैं लिखूँगा टी टी। यानी कि ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए, यानी कि ये इवेंट्स हो गए। लेकिन इसका सैम्पल स्पेस अगर मैं कहूँगा आपको, सैम्पल स्पेस ये सारा आ जाएगा, सैम्पल स्पेस जो है वो सारा आ जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। थोड़ी सी आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो मुझे पॉसिबली क्या आ सकता है, आ तो सकता है इन चार में से एक ही केस, वो होगा मेरा इवेंट, ठीक। 4 पॉसिबिलिटीज़ एट अ टाइम नहीं आ सकती है, इसलिए ये सारा सैम्पल स्पेस बनेगा और ये इवेंट होगा। यानी कि ये डिफरेंट इवेंट्स है यहाँ पे, ये है एक इवेंट, ये है एक इवेंट, ये है एक इवेंट, ये है एक इवेंट। डेट इज़ वाई मैं इनको अलग अलग से लिख रहा हूँ। और जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स में काम आते हैं, इनको सिंपलिसिटी के लिए मैंने रिमूव किया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो इवेंट है उसमें हम क्या करते हैं, हम उनको कॉरस्पॉन्ड करते हैं, खाली उनको जो आते हैं, जो हमें मिलता है, यानी कि जो पॉसिबली हमें अल्टीमेटली आ जाएगा या आ सकता है। सपोज कर लो, सपोज वी आर इंटरेस्टेड in those outcomes, यानी कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अब मैं उस आउटकम में इंटरेस्ट हूँ जो कॉरस्पॉन्डिंग कर ले खाली एग्जैक्टली, जिसमें मुझे एग्जैक्टली एक ही हेड मिले। यानी कि मैं उसमें, पहले तो हम 2 कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे, सो 2 कॉइन्स, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉइन्स है। सो मैं इंटरेस्ट हूँ उन आउटकम्स में जिसमें मुझे 1 एग्जैक्टली एक ही हेड मिले, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या है, या तो ये आउटकम आपको मिलेगा हेड टेल या टेल हेड, ठीक है, ये 2 इवेंट्स होंगे आप, यानी कि या ये तो या ये, यानी कि ये 2 आउटकम्स हेड टेल और टेल हेड, आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि ये 2 आउटकम्स, ये 2 आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस है वो, ठीक है, corresponding to the occurring of this event। occurrence of this event, यानी कि ये इवेंट वही आ जाएगा इसमें।
सो मेरा इवेंट क्या होगा इस टाइम, या तो हेड टेल होगा या टेल हेड। यानी कि मेरा सैम्पल स्पेस था सारा जो मैंने अभी लिखे, हेड हेड था, हेड टेल था, टेल हेड था या टेल टेल था। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे पॉसिबली एक ही हेड चाहिए, तो वही मैं मानूंगा। सो इन डेट केस इवेंट होगा हेड टेल और टेल हेड, यानी कि या तो ये आ सकता है या ये, यानी कि इवेंट जिसमें हम इंटरेस्ट होंगे इन शॉर्ट। तो एक तो इवेंट होता है सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, दूसरा ये कि उसमें हम पहले ही कुछ कंडीशंस लगा के बैठे हैं कि मुझे ये चाहिए। सो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। अगर मैं कहूँगा एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल पॉइंट, यानी कि उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगी, बस और कोई नहीं। ठीक, तो उसका हम कहते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। सो जो सिंपल इवेंट है हम कहेंगे इफ एन इवेंट ई is such that it has only one sample point, has only one sample point, तो इसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। सो यह सारा होगा सिंपल इवेंट। फॉर एग्जांपल हम टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन्स को, तो उसमें जो सैम्पल स्पेस है वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसमें 4 सैम्पल पॉइंट्स है। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू एस वी हैव 4 सैम्पल पॉइंट्स। एक सैम्पल पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एस, मैं कह सकता हूँ E1 इज हेड हेड, E2 इज हेड एंड टेल, E3 है टेल हेड एंड E4 इज टेल टेल। नाउ ये होगा सिंपल इवेंट। इसी के अपोजिट अब हम बना सकते हैं कंपाउंड इवेंट। यानी कि वो इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हो, यानी कि इवेंट हैविंग मोर देन वन सैम्पल पॉइंट सिंपली, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। उसके बाद हमारी एक डेफिनेशन है ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। occurrence of an event। सपोज कर लो इवेंट ई है किसी सैम्पल स्पेस का, सैम्पल स्पेस एस, तो हम कहते हैं उस वक्त ये जो इवेंट है द इवेंट ई हैज़ ऑकर्ड
इफ ओमेगा बिलोंग्स टू ई, यानी कि कोई सैंपल, कोई एक्सपेरिमेंट में से, यानी कि कोई आउटकम ओमेगा था वो आ गया हमें ई में, यानी कि इफ दैट इज इफ द आउटकम ओमेगा ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि कोई आउटकम था आपका ओमेगा में, कोई आउटकम था आपका ओमेगा एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो आ गया इवेंट में, सो इन दैट केस हम कहेंगे कि ये इवेंट में आ गया। इसी तरह अगर इफ द आउटकम, अगर कोई आउटकम अब है लेकिन वो नहीं आ रहा है एक्सपेरिमेंट में, तो हम कहेंगे नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। सो मैं लिखूंगा इफ द आउटकम ओमेगा डजंट बिलोंग टू ई, ठीक है, देन वी से ई हैज़ नॉट ऑकर्ड, देन वी से इवेंट ई हैज़ नॉट ऑकर्ड, यानी कि जो इवेंट में आ रहा है अब आउटकम्स, तो हम कहेंगे इवेंट आ गया, अगर नहीं आ रहा है आउटकम्स में तो हम कहेंगे नहीं आ गया। उसके बाद एक डेफिनेशन है और एक, वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, सपोज कर लो आप रोल कर रहे हो डाई को, रोलिंग ए डाई, वहाँ पे 6 साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरा जो सैम्पल स्पेस है वो है S 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूँ मेरा जो इवेंट है वो है मेरा जो इवेंट है ऑकरेंस ऑफ इवेंट वो होना चाहिए बोथ ऑड एंड इवन, यानी कि वो एट अ टाइम सेम हो, मुझे इवन भी हो ऑड भी हो ऑकरेंस ऑफ इवेंट। आपको पता है जो भी अब आ जाएगा वो दोनों में एक ही हो सकता है, बोथ तो नहीं हो सकता है। इन दैट केस आपका जो इवेंट है उसमें क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आ जाएगा, सो हम कहेंगे 5। सो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, इट इज़ द एम्प्टी सेट, इट इज़ सिंपली द एम्प्टी सेट, यानी कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ 5, यानी कि जब आपको पता है कुछ भी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, उस वक्त कुछ भी नहीं आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो, क्योंकि उस वक्त कुछ आएगा ही नहीं इवेंट में, यानी कि इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इस सेट को हम डिफाइन करेंगे 5 से, इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से, तो मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट विच इज़ 5 इज़ ज़ीरो, क्योंकि इवेंट में कुछ आने वाला ही नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था बोथ ऑड एंड इवन नंबर आना चाहिए एट द सेम टाइम। आपको पता है इसमें 1 to 6 है फिगर, बोथ एट अ टाइम एक ही आ सकता है, या तो ऑड आ सकता है या इवन, लेकिन इवेंट में मैं कह रहा हूँ बोथ ऑड एंड इवन आने चाहिए, दैट इज़ वाई ये। सो उस टाइम मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। उसके बाद एक इवेंट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट इज दैट इवेंट विच कंटेन्स द होल सैम्पल स्पेस, यानी कि आपका सैम्पल स्पेस है
वो उस वक्त सारा इवेंट बन जाता है, यानी कि S इक्वल टू E, द होल सैम्पल स्पेस। यानी कि when the whole sample space is an event, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रैंडमली, आप उसको बोल रहे हो कि मेरा सैम्पल स्पेस ये है, उस टाइम आपका इवेंट भी वही बनता है, यानी कि इवेंट में सारे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं होल सैम्पल स्पेस। उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इन दैट केस इज 1, क्योंकि सारा सैम्पल स्पेस अगर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। सपोज कर लो एक एग्जांपल फिर से। सपोज ई इज एन इवेंट, ई एक इवेंट है इन विच आई से द नंबर अपीयर्स ऑन डाई इज मल्टीपल ऑफ 7। अगर मैं कहूँगा बताओ इस इवेंट में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये जो इवेंट ई है इसमें कोई नंबर नहीं आने वाला है, इसमें कोई आउटकम की पॉसिबिलिटी नहीं है, सो ई इज़ 5। यहाँ पे मेरा इवेंट जो है वो 5 है, यानी कि उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज़ 0 उस टाइम में। तो इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह अगर मैं कहूँगा सपोज कर लो, नाउ कंसिडर द सेम इवेंट, हम डाई की बात कर रहे हैं, रोलिंग ऑफ अ डाई। तो मैं कह रहा हूँ सपोज कोई इवेंट एफ है। अब मैं थोड़ा इसको एफ से डिनोट करूँगा ताकि मुझे पता चले ई और एफ डिफरेंट इवेंट्स है। मैं कर रहा हूँ एक इवेंट एफ की बात, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर है वो आ जाए मुझे ऑड और एवन, यानी कि या तो मुझे ऑड मिले या एवन, जो नंबर अप साइड मुझे आ जाए, या तो मुझे ऑड आए या एवन। आपको पता है रोलिंग ऑफ डाई में सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब दिस इज सैम्पल स्पेस। इवेंट क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो सभी है। अगर 1 आ जाएगा तो ये बोथ, ये ऑड है तो आ भी सकता है 2 3 4 5 6, यानी कि हर कोई नंबर ऑड और इवन है। सो इवेंट मेरा ये सारा है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ 1, यानी कि यहाँ पे सारा सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रह पा रहा है कि जो इवेंट में नहीं आया था, इसलिए यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।